जय हिंद साथियों, आज की ये वीडियो एसएससी जीडी के पेपर पर आधारित होगी जो आपका ओरिजिनल पेपर होगा ना साथियों। तो ओरिजिनल पेपर की तरह ही साथियों यहां पर मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका पेपर क्रैक हो जाए साथियों और आसानी के साथ क्रैक हो जाए, तो डेली मैं आपको एक क्लास देता हूं साथियों एसएससी जीडी 2026 की। इसमें रोज की तरह आज भी साथियों 20 सवाल होंगे हिंदी के, जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, जीके के प्लस करंट अफेयर के। उसके बाद साथियों रीजनिंग और मैथ्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर देखेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक टारगेट देता हूं, उस टारगेट को आप करके दिखाइएगा कि 20 सवाल हिंदी के होंगे। इसमें से साथियों कुछ नहीं 13 से 14 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो यह माना जाएगा एग्जाम में 20 में से 20 सही सवाल आप करके आओगे। तो इन 20 सवालों को साथियों सबसे पहले आप सही करने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, योग शब्द का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। देखिए, अगर हम यहां पर बात करते हैं सुयोग्य लिखा हो, अगर आपसे यह भी हो सकता है कि सुयोग्य का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको अयोग्य बता देना है, और सौभाग्य का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो साथियों आपको दुर्भाग्य बता देना है, और मूर्ख का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको साथियों बुद्धिमान बता देना है। क्या बुद्धिमान बता देना है, लेकिन योग्य का विलोम अगर आपसे पूछे तो अयोग्य आपको बताना है। अगला सवाल खाली जगह का। एसएससी जीडी में खाली जगह से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन सवालों पर भी आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए। बूढ़ा आदमी अपने प्रशंसा से दुखी है। भाई प्रशंसा से क्यों दुखी होगा? बचपन से दुखी है या बुढ़ापे से दुखी है, जवानी से दुखी है? मैं कहूंगा बूढ़ा आदमी तो अपने बुढ़ापे से दुखी होगा। आंसर आपका सी होगा। सही वर्तनी बताइए, मौखिक से कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ नहीं, जैसे बी में लिखा हुआ है साथियों ऐसे लिखा जाता है मौखिक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है बताइए। दुखी होना, निराश होना, अत्यधिक थक जाना। बिल्कुल, अत्यधिक थक जाने को कहा जाता है साथियों अंग अंग ढीला होना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहां से जा रहा है, जो जन्म से अंधा हो साथियों उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको तो जन्मांध कहा जाएगा जो जन्म से अंधा होता है। सही वर्तनी, फिर से सही वर्तनी वाला आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चुनिंदा टॉपिक हैं एसएससी जीडी में, अदर एग्जाम्स की तरह हिंदी के सारे टॉपिक्स नहीं पूछे जाते, कुछ टॉपिक हैं उनसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और उन सारे टॉपिक्स पर मैं आपकी पकड़ बनवा दूंगा, धीरे धीरे बनवा भी रहा हूं। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं साथियों उनकी हिंदी इतनी अच्छी हो गई होगी कि एग्जाम में अगर आज उनका एग्जाम हो जाए तो 20 में से 20 वो बहुत आराम से सवाल करने, है ना। चलिए, तो अब देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि शोकाकुल कैसे लिखा जाता है। ये शोकाकुल लिखा हुआ गलत है। शोकाकुल जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा जाता है वो से लिखा हुआ है साथियों बी में। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। भाई साहब खेल रहा है ये नहीं होना चाहिए, खेल रही है ये होना चाहिए। तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं ये भी नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ खेल रही, बिल्कुल शीला मेरी बहन है वह बच्चों के साथ खेल रही है, ये होगा पूरा वाक्य। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो तेजी से परिवर्तन हो रही है नहीं होना चाहिए, तेजी से परिवर्तन हो रहा है होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर? दिक्कत यहां पर है, इसलिए यही आपका जवाब होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कुबेर का साथियों क्या हो सकता है? पर्यायवाची। तो कुबेर का पर्यायवाची मुझे आप लोग बता दीजिए। कुबेर की अगर बात करते यक्षराज को कहा जाता है साथियों कुबेर। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए वसंत पंचमी के दिन देवी से पूजा की जाती है, देवी का आवाहन किया जाता है, या देवी की प्रार्थना की जाती है, या देवी से प्रार्थना की जाती है, देवी से प्रसन्नता की जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, यह होता है आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए मेरी बस गई, क्या मेरी बस छूट गई, मेरी बस सो गई, मेरी बस मर गई या उड़ गई? मैं कहूंगा मेरी बस छूट गई, ये होना चाहिए। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए सातु यश का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, बताइए यश का विलोम सातु क्या होता है। देखिए अगर आपसे सुयश का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कुयश। सुयश का विलोम कुयश हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे यश का विलोम सत्य पूछा जाए तो आपको अपयश बताना है ना। नीरव शब्द की अगर बात करें, नीरव का विलोम क्या होता है सातु? सरस होता है। यह भी आप लोग यहां पर सातु ध्यान रखेंगे। नीरव का विलोम, सॉरी नीरव का विलोम साथियों रव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। मैं कहूंगा बिना प्रयास के ही कीमती वस्तु मिल जाने को कहा जाता है अंधे के हाथ बटेर लग जाना। उसके बाद देखिए आकाश में तारा चमक रहा है, ये होगा, या
तारा सोना चमक रहा है, क्या होगा? मतलब कुल मिला के खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? मैं कहूंगा यही आ जाएगा, आकाश में तारा चमक रहा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु, अमोक्षीय, मोक्षालु या मोक्ष प्रिय। तो जो मोक्ष चाहता है उसके लिए साथों एक शब्द मुमुक्षु होता है, आंसर आपका ए होगा। रात में घूमने वाले के लिए साथों एक शब्द क्या हो सकता है? तो रात में घूमने वाले को निशाचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है रात में घूमने वाले को। उत्थान का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, तो उत्थान का विलोम भाई साहब क्या हो जाएगा? देखिए, गमन का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो आपको आगमन बता देना है ना। जड़ का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको चेतन बता देना है, ठीक है ना। लेकिन अगर उत्थान का विलोम पूछा जाए तो पतन आपका जवाब होना चाहिए। उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है सर्वभक्षी कैसे लिखा जाता है। सर्वभक्षी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, सी वाला या डी वाला? मैं कहूंगा सर्वभक्षी जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है। साथियों, अगर आप अपने एग्जाम एसएससी जीडी 2026 को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई। जैसे कि पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी एसएससी जीडी के 10 मॉडल पेपर। इस बार कैसा आपका पेपर पूछा जा सकता है साथियों, ये पूरा समाहित है इन 10 मॉडल पेपर में। अगर ये 10 मॉडल पेपर साथियों आप लगा लेंगे तो मेरा मानना है कि इसमें से आपको 50% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा साथियों दूसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि जो पेपर साथियों तैयार करते हैं जो भी टीचर साथियों, वो लगभग कुछ नहीं साथियों लगभग 30 से 35% जो क्वेश्चंस निकालते हैं वो पीवाईक्यू में से निकालते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों को ही पढ़ लेंगे तो लगभग साथियों कुछ नहीं 75% तो आपका कहीं नहीं गया, 70-75%। उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जाएगी। कैसे आप ये साथियों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं? ये हमारा ऐप है, डाउनलोड कीजिए साथियों इस ऐप को, टारगेट सिलेक्शन। प्ले स्टोर पे से जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जब आप 45 का पेमेंट कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन साथियों आ जाएगा। तो अपने एग्जाम को साथियों अगर आप आसानी से क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है, तो वही चीजें साथियों इसमें है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है साथियों अगर ये पीडीएफ आप एक बार सरसरी निगाहों से भी देख लेते हैं तो ये आपका पेपर बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूर्य उदय के, है ना, अब यहां पर खाली जगह, यहां पर है खाली जगह। सूर्य उदय के अंदर बाहर मैं भी जाग जाता हूं, ये होगा, या सूर्य उदय के आगे पीछे ऊपर नीचे, या सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं। तो मैं कहूंगा इस खाली जगह में साथ शब्द आएगा, यहां पर सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं, ये आपका पूरा वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके किसके कारण खसरे की बीमारी होती है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा ही साथियों खसरे की बीमारी होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय तो साथियों इसमें 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। अच्छा, अब कितनी, वर्तमान समय पर साथियों कितनी अनुसूचियां, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता दीजिए। उसके बाद देखिए इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इथेनॉल का उत्पादन साथियों किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका सी है। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव, ये उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और आपके एग्जाम में अक्सर मैंने देखा ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी? तो यह खुशवंत सिंह के द्वारा लिखित एक पुस्तक थी, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? खुशवंत सिंह की पुस्तक है। उसके बाद देखिए कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम कब पारित किया था? तो कब पारित किया था साथियों? 1994 में पारित किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? तो आपको यह ध्यान रखना है यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर अपनाया गया था भारत में एकल नागरिकता को। यह भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? तो जो तापदीप्त बल्ब होता है ना, इसमें सातों फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए विदेशिया नृत्य है, ये लोकप्रिय एक नृत्य है विदेशिया। ये कहां पर किया जाता है, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तो बिहार का बहुत फेमस लोक नृत्य है सातु विदेशिया, जिसका नाम है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए
भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो इनकी शिक्षाओं के संकलन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, आगम सूत्र कहा जाता है। आगम सूत्र किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, और जैन धर्म के यही संस्थापक थे साथियों, महावीर स्वामी। अच्छा, बौद्ध धर्म के कौन संस्थापक थे? एक बार ये भी कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अगर बात करें तो सामुदायिक बाजार को इस संगठन के द्वारा विनियमित किया जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा उनमें से एक नहीं है? देखिए, सिंधु घाटी जो है ना 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह है, तो उनके बारे में से यहां पर साथियों आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए, दक्षिण एशिया है, उसके अलावा अगर बात करते हैं मेसोपोटामिया है, मिस्र है, लेकिन रूस नहीं है। तो नहीं है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हुंडई मोटर इंडिया ने अपना एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया है? तो इनका नाम है तरुण गर्ग, और तरुण गर्ग को ही हुंडई मोटर इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद साथियों किसने संभाला है? तो किसने संभाला है साथियों? नागेश कपूर ने संभाला है भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा, है ना, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में साथियों स्वीकार किया है? तो किसकी बात चल रही है? बुल्गारिया की बात चल रही है। बुल्गारिया देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस साथियों मनाया गया? तो 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा 68वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में भी किन्होंने शपथ लिया? अभी हाल फिलहाल की बात है, जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर बन चुके हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये तो रिपीट हो गया। अगला देखिए, जर्मनी ने आधिकारिक रूप से जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है, ये बात साथियों आपसे यहां पर कुल मिला के पूछी जा रही है। तो मैं कहूंगा इटली को सौंपी है। तो G7 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा साथियों? इटली देश करेगा। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आपने साथियों हिंदी के 20 सवाल देखे, उसके बाद साथियों आपने जीके प्लस करंट अफेयर के 20 सवाल देखे। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साथियों हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप सभी के सभी साथियों इन सवालों को देखते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को कंप्लीट कर डालिए। पहला सवाल रीजनिंग का आपकी स्क्रीन पर है, ईरान का संबंध रियाल से है, तो इराक का संबंध क्या होगा? देखिए, ईरान और रियाल में क्या संबंध है भाई साहब? ईरान की मुद्रा है रियाल, तो इराक की मुद्रा साथियों क्या होती है? दिनार होती है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, एक नंबर सीरीज वाला यहां पर सवाल है कि 3 है, 18 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद 93 है। तो अगला नंबर साथियों यहां पर क्या हो सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, 3 से 18 हुआ है तो यहां पर साथियों 15 बढ़ाया गया है, ठीक है। 18 से 45 हुआ है तो 8 में से 8 जाएगा साथियों, 0 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 30 बढ़ाया गया है। और यहां पर साथियों मेरे हिसाब से 45 बढ़ाया गया, तो यहां पर कितना बढ़ाया जाएगा? देखिए, 15, 30, 45, तो यहां पर 60 आएगा, क्योंकि इन सब में जो गैपिंग है वो 15, 15, 15 की साथियों गैपिंग है। तो कुल मिला के 93 में जब आप 60 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 153 आएगा। और 153 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको ये बताने कि यहां पर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, बी वाला, सी वाला या साथियों डी वाला। ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए फटाफट साथियों, क्या आपका जवाब हो सकता है। देखिए, मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। अगर हम यहां पर साथियों बात करते हैं ना, देखिए सबसे पहले जैसे अगर ये यहां पर आए ना तो ये कुछ ऐसा बनेगा और ये यहां पर चला जाएगा और फिर ये ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। तो ये कुछ जेड टाइप का कहां पर बना हुआ है? यहां पर बना हुआ है? नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेड टाइप का ये ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो
मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। साथियों अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और टारगेट सिलेक्शन चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास साथियों हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर वाकई में तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो डेली एक क्लास में आपको देता हूं, उसको साथियों आप लोग जरूर देखा कीजिए। चलिए तो इस सवाल की अगर बात करें, कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने, जो कहा जा रहा है वो साथियों करते जाएंगे और आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, मान लीजिए ये बिल्लियां हो गई और कुछ बिल्लियां, मान लीजिए इतनी बिल्लियां साथियों क्या हो गई, बकरियां हो गई, ठीक है। कहने कि सभी बकरियां गाय हैं, ये सभी के सभी बकरियां क्या हो गई साथियों, गाय हो गई। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। सभी गाय बकरियां, भाई साहब सभी गाय बकरियां नहीं है, कुछ गाय बकरियां, इतनी गाय बकरियां हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां गाय हैं, बिल्कुल साथियों कुछ बिल्लियां गाय हैं, ये बात सही है। देखिए मैं तो कहूंगा यहां पर लिखा है सभी बकरियां, अच्छा कुछ बिल्लियों की बात चल रही है, बिल्लियां ये हैं, एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं होगी साथियों इसमें, बकरी और बिल्ली में कुछ कंफ्यूजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लेते। कुछ बिल्लियां, अब हम पूरा लिखेंगे साथियों, है ना। कुछ बिल्लियां, मान लीजिए ये क्या हो गई, ये बिल्ली हो गई, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, मान लेते साथियों इतनी बिल्लियां क्या हो गई, इतनी बिल्लियां जो है ना ये बकरियां हो गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि सभी बकरियां, ये मुझे यहां पर बनाना चाहिए था, मैंने बा कंफ्यूज होकर यहां पर बना दिया। तो कुछ बकरियां, सभी बकरियां गाय हैं, तो ये सारी की सारी बकरियां क्या हो जाएंगी, गाय हो जाएंगी। अब देखिए सभी गाय बकरियां हैं, सभी गाय बकरियां हैं, सभी गाय बकरियां नहीं, इतनी गाय देखिए कहां बकरियां हैं। अगर ये होता कुछ गाय बकरियां तो सही हो जाता, तो यह भी गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां गाय हैं, बिल्कुल सर, तो इतनी बिल्लियां जो है ना ये गाय हैं, ये सही हो जाएगा। यानी कि दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 4 संख्याएं दी गई, इनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है, बस उस अलग वाले के बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है। 68, 72, 48, 96, इसमें से आपको बताना है साथियों कौन सी सबसे अलग संख्या है, साथियों बताइए। चलिए देखिए सम संख्याएं तो ये सभी हैं, है ना, 68, 72, 48, 96। देखिए मुझे साथियों ऐसा लग रहा है कि ये 3 संख्याएं जो है ना ये कहीं ना कहीं 24 से विभाजित हैं। जैसे कि अगर बात करें ना साथियों 24 तियां कितने होते हैं, तो 72 होते हैं, ठीक है ना, और 24 दूना 48 होते हैं, और 24 चौक कितने 96 होते हैं, लेकिन ये 24 से विभाजित नहीं, अब नहीं है तो यही सबसे अलग होगी और यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ABCDEF 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे, एक लंबी बेंच पर 6 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग बैठ गए, ठीक है कोई बात नहीं। कहा जा रहा है कि जबकि ए और बी 2 अंतिम छोरों पर बैठेंगे, यानी कि ये जो अंतिम छोर है ना यहाँ पर ए और बी में से कोई ना कोई बैठेगा। कहने कि सी ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा हुआ है, ठीक है, सी ए के, अच्छा यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर आप समझ गए, ए के ठीक बगल में, ए के ठीक बगल में बाएं तरफ, मतलब ए के बाएं तरफ, यहां पर कहा गया था कि ए और बी अंतिम छोरों पर बैठे हैं। अब मान लीजिए कि ए को अगर हम यहां पर बैठाते हैं अंतिम छोर पर, तो कहा जा रहा है कि ए के बाएं तरफ सी बैठा है, तो ए का बाएं तो ये होगा सी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए साथियों ए आपका यहां पर नहीं बैठ सकता, ए बैठेगा आपका यहां पर, क्योंकि अब यहां पर हो जाएगा ए के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है, सी बैठा है, तो यहां पर साथियों सी बैठ जाएगा। तो यहां पर कहा गया था ए और बी अंतिम छोरों पर बैठे हैं, तो ए जब यहां पर बैठेगा तो बी इस अंतिम छोर पर बैठेगा, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जबकि ए और बी, अच्छा यहां पर है ई और एफ बीच में बैठे हैं, बीच में कहां पर है, बीच में एक ये है और एक ये है, यानी कि यहां पर जो बैठेगा वो ई और एफ बैठेगा। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता है कि ई को यहां पर बैठा ले, एफ को यहां पर बैठा ले, या एफ को यहां पर बैठा ले, ई को यहां पर बैठा ले। हमें इतना पता है कि ई और एफ की पोजीशन इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगी। तो उसके बाद कहा गया, ये भी लाइन हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाएं कौन बैठेगा, बी के ठीक दाएं आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहां पर देखना है कौन बैठेगा। कुल मिला के 6 लोग थे, कौन कौन बैठ गया, ए बी सी, डी नहीं बैठा, डी ई और एफ, तो कुल मिला के यहां पर डी बैठेगा, इतना मुझे पक्का आइडिया है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता है। तो कुल मिला के डी आपके सवाल का जवाब होगा, तो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि 144 को 12 लिखा जाता है, तो 576 को साथियों क्या लिखा जा सकता है। भाई साहब ये 12 का तो स्क्वायर है, तो 576 किसका स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है। तो 24 कहां पर लिखा हुआ है, 24 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, समझ गए। चलिए साथ, उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि हृदय का संबंध हृदय रोग विज्ञान से है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है।
चलिए देखिए, पौधों का विज्ञान क्या वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, शैवाल का विज्ञान कवक के अंतर्गत किया जाता है, रोग का विज्ञान अस्पताल के अंतर्गत, या विषाणु का विज्ञान विषाणु विज्ञान के अंतर्गत, ये वाला सही हो जाएगा। अरे भाई, हृदय की अगर बात करते हैं साथ यहाँ पर, तो हृदय का अध्ययन जो है ना हृदय रोग विज्ञान में किया जाता है, उसी प्रकार विषाणु का अध्ययन विषाणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें देखिए साथियों आखिर क्या लॉजिक आपका लग सकता है और क्या आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। कहा जा रहा है कि POLITICAL को क्या लिखा जा सकता है साथियों, QNMHUHDZM लिखा जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि सोशल को क्या लिखा जाएगा। देखिए इतनी यहां पर अगर बात करें, ये P है और P को Q लिख दिया गया, यानी कि एक बढ़ा दिया गया। अब यहां पर O है, O से N कर दिया गया, यानी कि एक घटा दिया गया। यहां पर L है, एक बढ़ा दिया गया, M कर दिया गया। उसके बाद I है, I से साथियों क्या एक घटा दिया गया, T से U कर दिया, एक बढ़ा दिया गया। फिर I से साथियों क्या कर दिया गया, I से H कर दिया, यानी कि एक घटाना एक बढ़ाने वाला यहां पर साथियों जो है ना वो साथियों चल रहा है। चलिए तो यहां पर भी वही कीजिए, एस में साथियों जब आप एक बढ़ाओगे तो टी आ जाएगा, है ना, टी सिर्फ यहीं पर लिखा हुआ है तो यही जवाब हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं, ओ में अब आपको एक घटाना है तो साथियों एन आ जाएगा, सी में आपको एक बढ़ाना है डी। देखिए वही चीज आएगी, आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि 6 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए गोलाकार मेज पर साथियों बैठे। तो एक गोलाकार मेज हमने बना ली और 1 2 3 4 5 और 1 6 लोग साथियों यहां पर हम लोगों ने बना लिए। उसके बाद साथियों आपसे क्या कहा गया है, देखिए एस टी के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है कोई बात नहीं है, एस टी के बाईं ओर तीसरा है, आर जो है ना ये टी और यू के बीच में नहीं है। तो सबसे पहले इसको ही कर लेते हैं, टी को कहीं पर भी आप बना लीजिए। मान लीजिए टी को हमने अगर यहां पर बनाया और सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो टी के बाएं तीसरा कौन होगा, एस होगा। तो 1 2 3 यानी कि एस यहां पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ एस, आर के ठीक बगल में नहीं है एस, आर के ठीक बगल में नहीं है एस, यानी कि आर यहां पर नहीं बन सकता और यहां पर नहीं बन सकता। तो कुल मिला के आर या तो यहां बनेगा या तो यहां बनेगा। क्यू टी के दाएं से दूसरा है, क्यू टी के दाएं से दूसरा है, तो क्यू जो है ना ये टी के दाएं से दूसरा है। तो टी कहां पर है, टी यहां पर है, तो टी के दाएं से दूसरा क्यू यानी कि क्यू आपका यहां पर आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार से पढ़िए, एस टी के बाएं तीसरा है, एस जो है ना ये टी के बाएं से तीसरा ये हो चुका है। आर जो है ये टी और यू के बीच में नहीं है, आर जो है ना ये टी और यू, तो यानी कि आर यहां पर भी नहीं बैठ सकता है ना। और यू की अगर बात करते यू के बीच में नहीं है। अच्छा भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी मैंने आपसे ये एक काम ये कहा था कि आर ना तो यहां बैठ सकता है ना यहां बैठ सकता है। तो कुल मिला के अगर बात करें, सॉरी मैंने ये बताया था कि आर यहां पर और यहां पर नहीं बैठ सकता, यहां पर का नहीं बताया था। अच्छा यहां पर कहा जा रहा है कि टी और यू के बीच में आर, टी और यू के बीच में आर नहीं बैठे, तो टी यहां पर बैठेगा और आर यहां पर तो नहीं बल्कि सातु यू यहां पर बैठेगा। समझिए टी और यू के बीच में आर नहीं है, तो पहले टी और यू की तो पोजीशन सेट कीजिए। तो टी और यू यहां तो बैठेगा नहीं, यहां पर क्यों बैठा है, तो टी और यू यहां पर हो जाएगा। यानी कि आर यहां पर नहीं बैठेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर बैठ जाएगा। अब बचा एक पी, बचा पी आपका यहां पर बैठ जाएगा। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यू और ओ के बीच में कौन है, तो यू और ओ किधर गया भाई साहब, ओ नहीं होगा ये क्यू होगा। तो यू और क्यू के बीच में कौन है, एस है। तो एस कहां पर लिखा है, एस आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वही कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। कथन आपके सामने है, निष्कर्ष आपके सामने है, आंसर आपको बताना है। सभी महिलाएं लड़कियां हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करते हैं, मान लीजिए साथू ये महिला हो गई, सभी महिलाएं जो है ना ये सभी महिलाओं की अगर बात करते हैं तो ये लड़कियां हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो मान लीजिए कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो इतनी लड़कियां कौन हो जाएंगी, चित्रकार हो जाएंगी। अब सातों निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या होगा। सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़कियां महिलाएं नहीं हैं, कुछ लड़कियां महिलाएं हैं। इतनी लड़कियां महिलाएं नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, कुछ महिलाएं भी चित्रकार नहीं। अगर ये होता कुछ लड़कियां चित्रकार हैं तो सही हो जाता। भाई साहब देखिए महिलाएं ये हैं और चित्रकार ये हैं, तो कैसे कुछ महिला चित्रकार हो सकती है, गलत हो जाएगा ये भी। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए।
कहा जा रहा है भाग का अर्थ जोड़ है, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लीजिए। भाग का अर्थ जोड़ है, भाग जहां पर देखिए जोड़ लगा देना। प्लस का अर्थ क्या है साथियों, घटाव है। प्लस का अर्थ क्या है, घटाव है, और यहां पर माइनस होगा। माइनस का अर्थ क्या है साथियों, गुणा है। और गुणे की अगर बात करें, गुणा का अर्थ साथियों यहां पर भाग है। यहां पर दे रखा है 49 गुणा 7 माइनस 3, ये भाग होगा, भाग 9 प्लस 7। देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए, 49 7 3 9 और 4। अब साथियों अब आप सवाल को आगे बढ़ा दीजिए। तो गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, तो यहां पर भाग आ जाएगा। माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है। भाग है, भाग का मतलब साथियों प्लस है, और प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है। इसको आप कैलकुलेट करिए। 7 7 49 और 7 3 21, 21 प्लस 9 माइनस 4, तो 21 प्लस 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, ये आपका 26 आ जाएगा। और 26 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि PURSE को UPRES लिखा जाता है, तो RAZOR को कौन से 5 लेटर के रूप में लिखा जा सकता है, ये आपको बताना है। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये PU है तो ये UP हो गया है। यहां पर RS है तो ये क्या कर दिया गया है, अच्छा R है तो R ही किया गया। एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूं। SE है तो ES कर दिया गया है, तो और R जैसा था वैसा ही कर दिया गया, यानी कि यहां पर भी A और R हो जाएगा, और Z जैसा वैसा ही होगा। OR है तो यहां पर RO हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ARZRO, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 4 से 5 हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे, और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं साथियों पूरी मैथ्स के, इसलिए इन कॉन्सेप्ट को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सिर्फ नंबरिंग चेंज होगी और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस सवाल को देखिए, कहा जा रहा है कि एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। यानी कि उसका कहने का मतलब यह है कि अगर उसका लागत मूल्य 100 रुपए है, तो वो कह रहा है कि 10.5% का उसको लाभ होगा। यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की जाकर बिकेगी, 110.5 रुपए की जाकर बिकेगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 की हुई, तो उसका लाभ आपसे पूछा जा रहा है। उसका लाभ कितना है, 10.5% है, यानी कि उसको आपको ये बताना है 10.5% की वैल्यू क्या होगी। चलिए तो इसमें क्या है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें, देखिए वो वस्तु कितने की बिकी, 442 की बिकी, लेकिन अगर लागत मूल्य 100 है और 10.5% का लाभ हुआ है, तो वो वस्तु कितने की बिकेगी, 110.5% की बिकेगी। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि 442 रुपए की बिक रही है, तो 110.5% की जो वैल्यू है वो साथियों 442 के बराबर है। अब आपको क्या निकालना है, आपको 10.5% की वैल्यू निकालना है। तो बस साथियों 442 बटा 110.5 कर दोगे, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 10.5% की वैल्यू, क्योंकि उसका लाभ क्या है, लाभ साथियों 10.5 है, तो 10.5% की वैल्यू आप लोग यहां पर निकाल लीजिए। आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 5 एकम 5, और 5 दूना 10 5 दूना 10 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको अगर सातों कट करते हैं, ये किससे कट होगा एक बार देखिए, क्या ये सातों 3 से कट होगा, 3 से कट नहीं हो रहा है। 21 की अगर बात करते हैं साथियों, ये इसका डबल है। देखिए 221 का डबल क्या हो जाएगा, 442 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। यानी कि उसका लाभ कितना होगा साथियों, 42 रुपए उसका लाभ होगा। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 750 रुपए है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए अंकित मूल्य यानी कि एक पेन है, उस पर 750 रुपए लिखे हैं। दुकानदार क्या करता है, पहले 20% की छूट देता है, तो इस पर अगर 20% की छूट देगा तो ये 80% में बिकेगी जाकर। उसके बाद फिर 10% की छूट दे देता है, तो ये सातों 90% में बिकेगी जाकर। तो वो कह रहे हैं कि तो फिर वो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि ये 750 वाली चीज कितने रुपए की जाकर बिकेगी जब 2 छूट दी जाएंगी, 500 की, 540 की, 625 की या 525 की। देखिए कैलकुलेट अगर करें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5 5 पंजे 25 हो जाएंगे। 2 से कट होगा तो यहां पर 4 आ जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा, और 36 की गुणा सातु 15 से करा लीजिए, आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। 5 छंग आपका 30 हो गया, 5 3 15 18 हो जाएगा, 36 यहां पर आ जाएगा, 0 आ गया, 14 आ गया, और सातु 5 आ गया, यानी कि 540 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना।
उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको देखना और बताना इस सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे यहां पर साथियों कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रतीक जो है ना ये बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर चलाता होगा। ठीक है, कह रहे कि कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा। ठीक है, 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो तय की गई पूरी दूरी के लिए औसत गति क्या होगी। देखिए औसत गति की जब हम बात करते हैं तो औसत गति कह लो या औसत चाल कह लो, तो औसत गति बराबर साथियों क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या साथियों, अगर बात करते हैं कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है ना, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। चलिए इतनी बात साथियों क्लियर होगी। अब देखिए कुल दूरी आप कैसे निकालेंगे, दूरी तो यहां पर आपको दे रखी है 100 किलोमीटर दूरी, उसके बाद 120 जाता है और उसके बाद 140 जाता है, तो इसको जोड़ दीजिए 100 प्लस 120 प्लस 140। अच्छा समय की अगर बात करें, यहां पर समय नहीं दे रखा है, इतने 100 किलोमीटर की चाल, देखिए अब बहुत ध्यान लगाइए, अगर 100 किलोमीटर की दूरी है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो कितने समय में वो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा भाई साहब, 5 घंटे में तय कर लेगा। 1 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 100 किलोमीटर की दूरी है तो 5 ही तो समय लगेगा, तो समय 1 का तो 5 आ गया। इसको भी ऐसे देख लीजिए, 120 किलोमीटर की दूरी है, 30 की स्पीड से जाता है तो 4 घंटे ही तो लगेंगे, 30 चौक 120 होते हैं, तो 4 यहां पर साथियों आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको कर लीजिए, 140 किलोमीटर की दूरी है, 20 की स्पीड से जाता है तो 7 घंटे ही तो लगेंगे, तो कुल दूरी आ गई, कुल समय आ गया, इसको प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा साथियों, 0 0 0 हो जाएगा, 4 2 6 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 1 और 1 यानी कि 3 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 11 और यहाँ पर आपका साथियों 16 आ जाएगा, तो 360 बटे 16 हो जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करें तो 4 चौक 16 हो गया, 4 नीम 36 हो गया, 4 से कट करें 4 दूना 8 हो गया, 1 जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर से साथियों आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा 5, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे और फिर अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 बचेगा ना, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, तो कुल मिला के 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकलेगी, औसत गति निकलेगी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ जाएगा, सॉरी 22 कहां पर लिखा हुआ है, 22 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है ना, सॉरी। तो 22.5 यानी कि 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी औसत गति निकलेगी, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 60 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचना होंगी, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर एक बात क्लियर है, अगर हम बात करते हैं 1 रुपए में खरीदी गई टॉफियां, है ना, 1 रुपए में खरीदी गई टॉफियों की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहां पर 1 रुपए में खरीदी गई टॉफियों की संख्या कितनी है, 7 है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 60 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी, यानी कि 1 रुपए में उसने 60 टॉफियां खरीदी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें एक टॉफी का मूल्य हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, एक टॉफी का मूल्य साथियों 1/7 रुपए हो जाएगा, 1/7 रुपए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर कहा गया, देखिए एक विक्रेता ने 1 रुपए में 60 टॉफियों की दर से खरीदी, तो 1 रुपए का एक टॉफी का मूल्य 1/7 रुपए ही होगा। अच्छा यहां पर कहा गया है कि 40% का लाभ हमें प्राप्त करना है, तो बताइए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचा जाना चाहिए। तो अगर एक टॉफी को 40% लाभ पर हम बेचते हैं, एक टॉफी का मूल्य तो 1/7 है, इसका 40% के लाभ से बेचते हैं, यानी कि इसको हमें 140% में बेचना होगी, तो 140 से गुणा कर देंगे, 140/100 से, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 20 पंजे 7 तो यहां पर आ जाए, यानी कि 1/5 आ गया। तो इस 1/5 का मतलब क्या है कि 1 रुपए में बेची गई टॉफियों की संख्या 5 होगी। तो यही तो पूछी जा रही है कि 1 रुपए में टॉफियों की कितनी टॉफियां बेची गई, तो 1 रुपए में साथियों 5 टॉफियां बेची गई, तो 5 कहां पर लिखा हुआ है, 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो समझ गए साथियों इस सवाल को। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है, जॉन के कमरे का फर्श 10 मीटर और 3 मीटर है, वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है।
उसे कितने टाइल्स की साथियों जरूरत होगी। देखिए मान लेते हैं साथियों, अगर यहां पर हम लोग बात करें कि एक कमरा है, उसकी लंबाई जो है 10 मीटर है, चौड़ाई की अगर बात करते हैं साथियों 3 मीटर है। अब इसमें वो छोटे छोटे टाइल्स लगाना चाहता है, ऐसे करके इतने इतने छोटे करके, है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि उसको कितने टाइल्स की जरूरत होगी। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको क्या करना है साथियों, ऊपर जो 10 मीटर है, 10 मीटर गुणा 3 मीटर है, इसको भाग दे देना है साथियों 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर से। तो एक काम करिए साथियों, जब ऊपर मीटर में है और नीचे सेंटीमीटर में है, और मेरे हिसाब से यहां पर भी जो है ना वो सेंटीमीटर में आंसर आया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो 100 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा कराना पड़ेगी, तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। बटे क्या है, बटे 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसको आपको साथियों कैलकुलेट करना है और आंसर आपको बताने। देखिए 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, डबल जीरो लग जाएगा, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 से अगर इसको कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। अब अगर इसको कट करें साथियों, ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4 से अगर इसको कट करेंगे साथियों 25 आ जाएगा, है ना, और 0 आ जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें 250 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, यानी कि 2500 टाइल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। 2500 टाइल्स कहां पर लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का योग 134 है। यदि दूसरी से पहली संख्या का अनुपात 3:4 है, तीसरी से दूसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। कहने का मतलब पता क्या है, पहली संख्या को हम a मान लेते हैं और दूसरी संख्या को b मान लेते हैं, है ना। और यहां पर देखिए दूसरी संख्या कितनी बार आई है, 2 बार आई है। दूसरी से पहली संख्या और फिर तीसरी से दूसरी संख्या, तो ये b 2 बार आई है। कितनी है, a और b का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तीसरी से दूसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, ठीक है। अब देखिए इसकी मदद से हम बहुत आराम से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि a:b:c। देखिए उल्टा इन बना दीजिए, उल्टा इन यहां पर बना दीजिए। 3 पंजे 15, ये 15 आ जाएगा, है ना। 3 पंजे 15 हो गया, 5 चौक आपका 20 हो जाएगी, ये 20 हो गया, और 4 अट्ठे 32 ही हो गया। तो a:b:c का अनुपात आपको पता चल गया है। कहने की तो दूसरी संख्या बताइए, यानी कि ये दूसरी संख्या आपको बताने कितनी है। यहां पर कहा गया है कि तीनों संख्याओं का योग 134 है। तो अगर तीनों संख्याओं का योग 134 है और दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है, तो 20 से गुणा करा दीजिए, नीचे इन सब का योगफल आ जाएगा। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6 67 सातों यहां पर जो है ना वो आपका आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। 67 दूना 134 होता है, 20 दूना 40 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा दूसरी संख्या क्या होगी, 20 होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं तीसरी संख्या क्या होगी, तो एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सातों आपके सवाल थे एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए। तो ये क्लास, ये वीडियो आपको सातों कैसी लगी, जैसी भी लगी हो एक बार कमेंट सेक्शन में सातों आप लोग जरूर बता दीजिएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं सातों एसएससी जीडी की ऑल क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाकर उस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। आपके एग्जाम की बुनियाद बहुत मजबूत हो जाएगी। और जिस पीडीएफ के बारे में साथों मैंने आपको बताया था, उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार सरसरी निगाहों से अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वैसे वहां पर हिंदी के क्वेश्चन है, वैसे वहां पर जीके के क्वेश्चन है, रीजनिंग के और साथ ही मैथ्स के क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के नीचे ही उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन के नीचे, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, हिंदी हो। तो सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में वो पीडीएफ आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उस पीडीएफ को परचेस कर लेंगे। पेमेंट कटेगा, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन सातों आपके सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में साथों एक जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।